सर देखिए, एक तो इंडिया गठबंधन की आज की बैठक जो थी वो महत्वपूर्ण थी, और महत्वपूर्ण इसलिए थी कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह के हालात रहे थे, उसके बाद बंगाल में भी देखिए चुनाव में ये इंडिया गठबंधन के तीन दल तो अलग ही अलग लड़ रहे थे। तो एक सवाल तो था कि इंडिया गठबंधन है कि नहीं है, कहाँ है। खैर, बंगाल ने बहुत कुछ सिखा दिया, समझा दिया, तो उसके बाद फिर वो एक मैसेज था। दूसरा ये था कि जो सफलता मिली थी पिछले सत्र में संसद के, खासतौर पर डिलिमिटाइजेशन बिल के ऊपर, उसके बाद अब अपोजिशन के लिए जरूरी है कि उसको उस दबाव को बढ़ा के रखे। और दूसरी तरफ घटना घट रही है अलग तरह की, बंगाल में जिस तरह से सांसदों की टूट हो रही है या पार्टी की टूट हो रही है। फिर 5 राज्यों के चुनाव हैं। उन 5 राज्यों के चुनाव में बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है, और खासतौर पे कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का तो बहुत ही कुछ दांव पे लगा हुआ है। अगर ये चुनाव अखिलेश यादव हारते हैं तो लगातार तीसरी विधानसभा हारेंगे। तो उसके बाद फिर क्या स्थिति होगी। तो एक मैसेज था, और वो मैसेज बड़ा क्लियर था। अब आप देखिए कि इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि बंगाल में जो 3 पार्टियां अलग लड़ रही थी वो तीनों एक साथ थी। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस, तीनों वहां एक साथ थी। तो ये मैसेज तो अपनी जगह पे है, और खास तौर पे तब जबकि मानसून सत्र आने वाला है और फिर उसमें बात हो रही है कि वही बिल फिर लाएगी सरकार, और सरकार भी उसके लिए तैयार है। जिस तरह से टीएमसी को ब्रेक किया जा रहा है, एक क्लियर कट मैसेज है कि भाई या तो आओ या तो जाओ, जेल में जाओ। अब उस स्थिति के भीतर अगर आप अपने संतुलन को नहीं बनाएंगे तो फिर तो और बिखराव है। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन के तौर पर विपक्षी दलों के लिए भी एक चुनौती का वर्ष है निश्चित तौर पर, और दूसरी तरफ एनडीए की सरकार, मोदी सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती का वक्त है। क्योंकि अगर पिछला संसद का सत्र दोहरा दिया गया कामयाबी से, तो सरकार और दबाव में आएगी। और अगर इन 5 राज्यों में नतीजे भी उस तरह से नहीं आए तो फिर ये बंगाल का बुलबुला भी फूट जाएगा 6 महीने के भीतर। तो ये महत्वपूर्ण तो था। और इसमें जो दो बातें हुई हैं उसमें उसको ज्यादातर देखने की जरूरत है। एक तो ये कि कंटिन्यूटी इन मीटिंग्स इंश्योर की गई, 2 महीने पे बैठक होगी, अगले बैठक की डेट भी तय हो गई। दूसरा ये कि संसद के सत्र में हर दिन सवेरे बैठक होगी, समन्वय बनेगा, यानी कि अपोजिशन एक ऑर्गेनाइज तरीके से आएगा। अब नंबर गेम तो नंबर गेम है, वो किस तरह से बनता है वो एक अलग बात है, लेकिन एग्रेशन नहीं कम होगा अपोजिशन का, ये तय है। और तीसरी बात ये तय हो गई कि उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बहुत क्लियर हो गया। अब उसमें वो कंफ्यूजन वाली जो बातें बीच बीच में रह रहा है कि कांग्रेसी, यूपी के कांग्रेसियों को भी मैसेज मिल गया कि पार्टी का मूड क्या है। वरना बीच बीच में कोई मायावती से मिलने दरवाजे तक निकल लेता था, कोई बताने लगता था कि कैसे फार्मूला होगा बीएसपी के साथ जीतने का। अब वो सब पे एक खामोशी हो जानी चाहिए। मतलब जिसको सूट करे, ना सूट करे जाए, जो राहुल गांधी वाली पुरानी पुरानी लाइन है। तो कुल मिला के आज का रेलिवेंस तो था इस मीटिंग का, और उसमें मैसेज भी कई थे। फिर देखिए, अभी अखिलेश यादव का जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी को सत्ता से 2017 में जब हटी थी, तो उस वक्त वो टूट वाला फार्मूला तो उसी वक्त लगा दिया गया था। और टूट वाले फार्मूले का नतीजा ये हुआ था कि समाजवादी पार्टी दरअसल वो चुनाव लड़ी नहीं पाई थी। वो बिखरी हुई पार्टी थी, पार्टी संगठन था ही नहीं। शिवपाल जी अपनी तरफ थे, अखिलेश इधर थे, मेच्योरिटी भी उतनी मैनेजमेंट की नहीं थी, तो वो हो गया। अब उसके बाद से समाजवादी पार्टी टूटी नहीं है, बल्कि वापस जुड़ी है। बीच बीच में बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए, जैसे आजम खां को एक बड़ा टारगेट बनाया गया, और उनको एक तरीके से नेस्ताबूद ही करने की
की बात थी वो किया भी गया, उससे पॉलिटिकल मैसेज भी था एक, क्योंकि मुसलमानों के एक बड़े नेता थे, तो ये था कि भाई देखो इनका दिमाग ठीक कर दिया तो बाकी तो किसी नेता कोई हैसियत नहीं है। या शफीकुर रहमान बर्क को संभल में जिस तरह से क्रश कर रहे हैं, तो यूपी में अभी अब इससे ज्यादा क्या भाई, ईडी सीबीआई और ये सारी तो तब होती है जब सरकार में कोई होता, तो सरकार में तो कोई रहा नहीं है, 10 साल से नहीं है, तो आप फिर क्या कर रही हैं? बहुत सारे केसेस हैं वो चले, उसकी जांचें चली, रिवर फ्रंट घोटाला, ये घोटाला वो घोटाला, टाटा फिस हो गया, कुछ निकला नहीं, सब ऐसे ही हो गया, उसमें कुछ नहीं मिला, तो अब है नहीं। अब सवाल ये कि यहाँ पे बस चूंकि योगी आदित्यनाथ यही है और योगी की सिर्फ एक ही सिंगल पॉइंट उनकी काबिलियत है, और वो बहुत हार्डकोर पोलराइज करते हैं। जैसे उनके बयान आप देखिए, कोई कुछ कहे या ना कहे, बयान आते हैं। जैसे सड़क पे जो नमाज नहीं पढ़े हम दिमाग ठीक करना आता है, किसने कहा कि पढ़ेंगे? सुधर जाओ नहीं तो ये, अब मैसेज चल रहा है, मैसेज चलता रहेगा। कांग्रेस के साथ ये है कि यूपी के भीतर कांग्रेस जो है वो बहुत, अभी तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को तो बिल्कुल आप कुछ मानिए ही मत, जो थी आज से 6 महीने पहले आज वो भी नहीं। जो सांसद हैं इस पार्टी के वो पार्टी ऑफिस नहीं आते, एक तनुज पुनिया को छोड़ के तो बाकी मैंने किसी को देखा नहीं कभी, और वो भी कभी कभी आते जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है। तो पार्टी को संगठित करना यहाँ एक बड़ी चुनौती है, और ऐसे में तमाम कांग्रेसी नेताओं से हमारी बात होती रहती है, अब सारे लोग भाई पत्रकार के तौर पे आप मिलते ही जुलते रहते हैं, तो कोई बताता है कि साहब हम 150 सीट से नीचे तो राहुल जी को मानना नहीं चाहिए, और नहीं तो अकेले लड़ जाना चाहिए, और बिल्कुल हम सरकार बनाएंगे, साथ रहने में बड़ा नुकसान है। अब नाम पूछ दो कि कौन सी भाई 150 सीटें ऐसी हैं जहां पे एकदम से आप जीतने वाले हो तो 15 नहीं गिन पाते। तो कांग्रेस को भी ये बात पता है, और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, उनके प्रभारियों को पता है। पिछली बार विधानसभा चुनाव के बीच के टाइम में जो ड्रामे कांग्रेस में हुए और जो एक कोठरी लग गई थी, और उसने कांग्रेस का पूरा नाश कर दिया। लोकसभा में जब आप लोकसभा में भी यही हो रहा था, 30 सीट चाहिए, 35 सीट चाहिए, आधे आधे पे लड़ेंगे, 17 मिली, जीत गए। 35 मिली होती तो पता नहीं क्या होता लोकसभा का नतीजा। तो आज की तारीख में कांग्रेस बहुत बार्गेन करने की स्थिति में यूपी में है नहीं, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी जो है अकेले लड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के साथ होने से कुछ फायदा तो है उनको भी। खासतौर पे अगर कांग्रेस अपने सीटों पर अगर अगर कहीं ब्राह्मण कैंडिडेट उतार देती है, दलितों को लेके एक फोकस है। नहीं, लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, जो जो रविंद्र जी एक बात कह रहे थे कि जो मैसेज है कि टीएमसी है वो उनसे वहां ज्यादा निकटता, या इस तरह के जो बाकी सीन है, नहीं नहीं ये भी तो, भी तो बैलेंस करना होगा, ये बहुत नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट कहा। रविंद्र जी की बात एकदम सही है, और वो बिल्कुल बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश की कहानी में बीजेपी ना, तो एक शब्द पकड़ के प्ले अप कर जाती है, एक शब्द पकड़ा नहीं उसके नहीं, बाद वो यूपी में बीजेपी पकड़ेगी किसको? देखिए यूपी की का बैटल ग्राउंड देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर को उसने छोड़ रखा है अखिलेश यादव पे अटैक करने के लिए, वो अल्लाह बल्ला जो बोलना है बोलता रहे, बोल रहे हैं। संजय निषाद बहुत स्मार्ट गेम कर रहे हैं, कहीं सरकार के खिलाफ कहीं सरकार के पक्ष में, और आखिर तक मेरी जानकारी है कि खिड़की खोल के रखी है उन्होंने, आखिर तक क्या होगा मालूम नहीं। अनुप्रिया पटेल कहीं नहीं जाने वाली, जयंत चौधरी कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि जयंत चौधरी अजीत सिंह की राजनीति को फॉलो कर रहे हैं कि केंद्र में मंत्रालय मिल जाए, बाकी तो अपना स्टेट में जो चल रहा है चलता रहे। अब बचा कौन? यूपी की जो सबसे बड़ी प्लेयर थी मायावती। मायावती जिस स्थिति में है, बड़ा शोर था कि 24 तारीख की मीटिंग के बाद बहुत कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ, जो था वैसे ही है। तो मायावती अंटिल अनलेस मायावती को खूब प्रोएक्टिव होके मायावती अगर आ जाती है मैदान में, और
अपने वोटर्स का जो भरोसा डिगा है, जिसकी वजह से वो उनका वोट बैंक लेस देन 10 हो गया है, उसको अगर वो भरोसा दिला लेती, जो कि थोड़ा मुश्किल है, तो फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर तो तिकोना चलेगा। लेकिन एक कॉमन मैसेज ये है कि बीजेपी ने मायावती को फिक्स कर रखा है, और करना जरूरी भी था बीजेपी के लिए। वजह ये थी कि देखिए, अगर वोट परसेंटेज का कैलकुलेशन करें ना, तो बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर आती है। एक टाइम में कहा जाता था कि जो कोर वोटर की जब हम बात करते हैं, तो कोर वोटर क्या था? समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह के टाइम में कोर वोटर क्या था? यादव मुसलमान प्लस दूसरी पिछड़ी जातियों में से कुछ मिलता था। तो अगर यादव मुसलमान भी जोड़ लिए तो 18% और 9% 27%, ये बनता ना। तो उसके बाद फिर प्लस आपको ज्यादा करना था। मायावती को जब आप सामने रख के देखिए, तो 21.5% दलित वोट और 18%, तो वो तो पहले ही 10% ज्यादा थी। तो मायावती को पहले फिक्स कर दिया, और मायावती को जब पहले फिक्स कर दिया, तो उसका नतीजा ये हुआ कि एक काफी बड़ा जो अदर देन दलित वोट जो ले जाती थी मायावती, शायद अपनी सोशल इंजीनियरिंग से, वो सब चला गया बीजेपी के पास। और दलितों में भी पहले 2 राउंड, अगर 17 का चुनाव देखें, 19 का चुनाव देखें, तो वो दलित वोट बीजेपी की तरफ गया है। 19 के बाद से उसमें शिफ्ट आया। 24 जो था, 24 जैसा कुछ आप नहीं, कमाल दिखता है। 24 के पहले 22 में भी देखिए, 22 में भी दलित वोट फिर बीजेपी से थोड़ा कम हुआ था, बीजेपी की सीटें भी कम हुई, और 24 में आके तो वो रेशियो और बढ़ गया। बड़ा है। तो तो अब 27 दोहराएगा 24 में, ऐसा कुछ अब संभावना देखते हैं? 27 दोहराएगा कि नहीं दोहराएगा, तो रिजल्ट है अभी तो मान लीजिए। लेकिन एक बात यहां हो रही है कि इलेक्शंस जो हैं वो बिफोर द टाइम हो सकते हैं। इसकी चर्चा बहुत तेज है, ब्यूरोक्रेसी से लेके पॉलिटिकल सर्किल तक सब जगह बहुत तेज है कि चुनाव जो है वो दिसंबर के शुरुआत में, नवंबर के आखिर और दिसंबर के शुरुआत में हो जाए। अब होंगे नहीं होंगे ये तो अभी कुछ दिन बाद और क्लियर होगा। लेकिन यूपी के भीतर सीधी बात यह है कि अपोजिशन को अगर वोट बांटने से बचाना है, तो खास तौर पे दलित और माइनॉरिटी, तो कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ रहना काम करेगा। ठीक, ठीक, ठीक। बात यहां है। राइट सर।